हिमविद्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पहले की वीडियोस में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो कि अजय रावत सर द्वारा लिखा गया है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ। आप में से जो भी उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अ, अभी तक मैं 8 वीडियोस आप लोगों के संग शेयर कर चुकी हूँ और उसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो जो लास्ट मेरी वीडियो आई थी उसमें हम लोग कत्यूरी वंश की स्थापना एवं इतिहास हम ये कवर कर रहे थे। इसके बारे में हम लोगों ने आधा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं यहाँ से। कल मैंने अपनी जो लास्ट वीडियो थी वो मैंने यहाँ पर तक आप लोगों को आप लोगों के संग शेयर की थी। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उन वीडियोस का लिंक शेयर कर दूंगी। तो आप वहाँ पे जाकर सारी 1 से लेकर 8 तक की सारी क्लासेस आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, ये कत्यूरी वंश की स्थापना और इतिहास का अगला भाग है, हमारा नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम कुछ व्यवस्थाएं इसमें पढ़ेंगे। और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? हम लोगों ने कत्यूरी वंश की स्थापना के बारे में हम लोगों ने जाना था कि पहले उनकी जो राजधानी थी, कार्तिकेयपुर राजवंशी की जो राजधानी थी वो जोशीमठ थी। और जोशीमठ के बाद कैसे वो कत्यूरी घाटी में शिफ्ट हुए और कैसे फिर उनका आगे का कार्यकाल चला, तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। उसमें हम लोगों ने कुछ पदाधिकारी के बारे में पढ़ा था जो आप लोगों ने कल नोट कर लिए होंगे अपनी कॉपी में, और अगर नहीं करें तो आप वीडियो में देख सकते हैं। कल 8th क्लास हमारी है वहाँ पे वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे पुलिस व्यवस्था। ठीक है। पुलिस व्यवस्था, कत्यूरी वंश में जो पुलिस व्यवस्था थी वो कैसी थी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। शुरू करते हैं। प्रजा के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा हेतु तथा राज्य में शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए एक पुलिस विभाग था। ठीक है। कत्यूरी जो वंश था, कत्यूरी जो शासन था, उसमें पुलिस व्यवस्था भी दी गई थी। और उसमें क्या था कि प्रजा के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा के लिए क्या था, राज्य में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग भी था। ठीक है। इसी विभाग के अनेक अधिकारियों के नाम कत्यूरी ताम्रलिखों में सुरक्षित हैं। जो ताम्रलिख हमको प्राप्त हुए हैं, कत्यूरी ताम्रलिख जो प्राप्त हुए हैं हमको, जैसे पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र हो गए, और हमारे क्या था वो, तालेश्वर तालेश्वर से जो ताम्रपत्र प्राप्त हुए थे और पांडुकेश्वर से जो ताम्रपत्र प्राप्त हुए थे, उन ताम्रपत्रों में इन अधिकारियों के नाम सुरक्षित हैं, मतलब लिखे गए हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दांडिक व खड़गिक संभवतः दंड और खड़गधारी सिपाही थे। ठीक है। जो राज्य जनता जो राज्य तथा जनता की संपत्ति की सुरक्षा का ध्यान रखते थे। ठीक है। ये सिपाही कौन थे? दंड और खड़गधारी सिपाही थे। और वो क्या करते थे? राज्य और जनता की संपत्ति की सुरक्षा करते थे। अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी, जो अपराधियों को पकड़ता था, उसका जो सर्वोच्च अधिकारी था वो कौन था? वो क्या कहलाता था? दोषापराधिक कहलाता था। ठीक है। ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और एक पॉइंट अलग से बना के लिख सकते हैं कि अपराधियों को पकड़ने वाले जो सर्वोच्च अधिकारी होते थे उनको क्या कहा जाता था? दोषापराधिक कहलाता था। गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, जो गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, उसे दुस्साध्य साधनिक कहा जाता था। तो ये भी आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है कि गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था। क्वेश्चन आएगा कि कार्तिकेयपुर राजवंश में गुप्तचर विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी था वो क्या कहलाता था। तो ये नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है। या फिर कत्यूरी वंश में क्या कहलाता था? सर्वोच्च अधिकारी। या फिर कार्तिकेयपुर राजवंश में क्या कहलाता था? गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। तो ये नाम आपको नोट कर लेना है। क्या कहलाता था? दुस्साध्य साधनिक कहलाता था। ठीक है। जो षड्यंत्रों का उन्मूलन करता था। ठीक है। षड्यंत्रों का उन्मूलन यानी कि क्या करता था? उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाता था कि आखिर क्या प्रॉब्लम है और किसने क्या अपराध किए, किस तरीके का अपराध किया है और क्या था आपराधिक मामला, तो उनको देखता था। दंडपासिक, दंडनायक, महादंडनायक पुलिस विभाग के बड़े बड़े अधिकारी थे। ठीक है। ये नाम अपने नोट कर लेने हैं। दंडपासिक, दंडनायक, महादंड नायक पुलिस विभाग के बड़े बड़े अधिकारी थे। चोर डाकुओं को पकड़ने वाला महकमा क्या कहलाता था? चोरोधरणिक कहलाता था। चोरोधरणिक कहलाता था। ठीक है। तो आप लोगों को ये नोट कर लेना है। ये एक तरीके से अगर आप कहो तो ये एक डिपार्टमेंट का नाम था कि चोर डाकुओं को पकड़ने वाला महकमा क्या कहलाता था? चोरोधरणिक कहलाता था। ठीक है। ताम्रपत्रों ताम्रपत्रों में लिखे साक्ष्य इस तथ्य
को उजागर करते हैं कि प्रजा को उत्पीड़ित करने वाले तत्वों का कठोरता से दमन किया जाता था। यानी कि जो भी अपराध अगर वहाँ पे किए जाते थे तो उनमें कोई उनको माफ़ी की गुंजाइश नहीं होती थी। उनको बहुत सख्त तरीके से उस अपराध को और अपराध करने वाले को कठोर दंड वगैरह दिया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जागेश्वर एवं गोपेश्वर के शिलालेखों से ज्ञात होता है कि कत्यूरी नरेश प्रजा की संपत्ति, जीवन एवं सम्मान की सुरक्षा को अपना सर्वोपरि कर्तव्य मानते थे। ठीक है, जागेश्वर और गोपेश्वर से जो भी शिलालेख मिले, ठीक है, तो वहाँ पर क्या था कि कत्यूरी नरेश प्रजा की जो भी संपत्ति होती थी, जीवन और सम्मान की सुरक्षा के लिए सर्वोपरि कर्तव्य करते थे। ठीक है, कत्यूरी शासनकाल में शांति व्यवस्था एवं सुरक्षा व्याप्त थी। ठीक है, तो इस कानून व्यवस्था के अंतर्गत जो भी इन्होंने कार्य किए थे उसके अंतर्गत कत्यूरी शासनकाल में हमेशा शांति और सुव्यवस्था बनी रहती थी। ठीक है, कोई भी मतलब अपराधी अपराध करने से भी मतलब कतराता था कि इतनी कड़ी इन लोग की पुलिस व्यवस्था थी वहाँ पर को। ठीक है, इस तथ्य की पुष्टि समसामयिक भारत के विभिन्न स्थलों से आए तीर्थयात्रियों से होती है। यानी कि जो अभी इन जो भी ये तथ्य ऊपर दिए गए हैं कि वहाँ पे शांति व्यवस्था थी, तो उनसे पता चलता है कि जो अभी क्या है, भारत के विभिन्न स्थलों से जितने भी तीर्थयात्री उत्तराखंड में आते हैं, तो उन तीर्थयात्रियों के लिए जो भी सुविधाएं वहाँ पे प्राप्त हैं, तो ये यहाँ से पता चलता है। तो क्या क्या सुविधाएं थी वहाँ पर को, जिनकी उत्तराखंड के तीर्थों की यात्राएं सदैव ही निष्कंटक और निर्विघ्न ही पूर्ण होती थी। यानी कि तीर्थयात्रियों के लिए बहुत सी सुविधाएं वहाँ पर को दी गई थी। किसी भी प्रकार का कष्ट और किसी प्रकार की बाधा वहाँ पे उत्पन्न नहीं ना हो, इस बात का पूर्ण ख्याल रखा गया था। मार्गों में यात्रियों की सुविधा हेतु पाठशालाओं, मेरे ख्याल से यहाँ पे पाठशाला नहीं होगा, यहाँ पे कोई धर्मशाला होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, शायद ये मिस प्रिंटिंग है। तो मार्गों में क्या था, यात्रियों की सुविधा के लिए धर्मशालाओं की स्थापना की गई थी और सार्वजनिक स्थानों पे प्याऊ लगाए जाते थे, क्योंकि उस समय क्या होता था कि गाड़ी वगैरह की बहुत ज़्यादा व्यवस्था मतलब नहीं थी। आने जाने के लिए आपको पैदल ही जाना पड़ता था। तीर्थयात्री क्या करते थे, पैदल ही यात्रा करते थे। तो पैदल यात्रा करते थे, और तो रास्ते में उनके लिए प्याऊ वगैरह बनाए गए थे, धर्मशाला वगैरह बनाई गई थी, जहाँ पर वो कहीं पर उनको मौसम ख़राब होने की वजह से और रात हो जाने की वजह से, अंधेरा हो जाने की वजह से, तो वहाँ पे को धर्मशाला बनाई गई थी और पानी प्यास बुझाने के लिए प्याऊ लगाए गए थे। तो ये सुविधाएं कत्यूरी शासन में दिए गए थे तीर्थयात्रियों को। तो आगे बढ़ते हैं, आय के साधन। आय के साधन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसमें इंपॉर्टेंट करके इसको नोट कर सकते हो। तो इसमें से वो क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोगों ने इसे बहुत ध्यान से देखना है। राज्य की आय के प्रमुख साधन कृषि, खनिज संपदा एवं वन थे। ठीक है, क्षेत्रपाल राज्य में कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था। जो वहाँ पर उस राज्य में कृषि की उन्नति का जो ध्यान रखता था, वो क्या कहलाता था, क्षेत्रपाल कहलाता था। ठीक है, खनिज संपदा और वन थे वहाँ पर को राज्य की आय के प्रमुख साधन क्या थे, कृषि थे, खनिज संपदा और वन थे। ठीक है, तो प्रभातार का कार्य भूमि की विधि पूर्वक नाप करना था। ठीक है, जो भूमि की विधि पूर्वक नाप करता था उसको प्रभातार कहा जाता था। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चन आ जाएगा आप लोग के लिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि कृषि की उन्नति का ध्यान रखने के लिए कत्यूरी वंश में कौन सा पद नियुक्त किया गया था, क्षेत्रपाल का पद नियुक्त किया गया था, ये आपको क्वेश्चन नोट करना है। दूसरा क्या था कि भूमि की विधि पूर्वक नाप कत्यूरी वंश में कत्यूरी वंश में भूमि की विधि पूर्वक नाप के लिए कौन सा पद दिया गया था। ठीक है, तो कौन सा पद था, प्रभातार का पद था। कौन सा पद नियुक्त किया गया था, प्रभातार का, किसके लिए, भूमि की विधि पूर्वक नाप के लिए। ये आपको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना है। ठीक है, औपचारिक या पटकोषचरिक नामक अधिकारी भूमि के अभिलेख रखता था। ठीक है, जितने भी ज़मीन से जुड़े हुए जितने भी कागजात वगैरह होते हैं, खतौनी वगैरह होती हैं, तो ये सारी खतौनी खरसा जो इम्पॉर्टेंट दस्तावेज होते हैं, उनका जो अभिलेख भूमि के जो अभिलेख रखता था, वो क्या कहलाता था, पटकोषचरिक नामक अधिकारी रखता था। ठीक है, ये आप लोगों को नोट कर लेना है। भूमि की नाप उसमें बोए जाने वाले बीज के अनुसार होती थी। तो उस वक्त नापने के लिए आज के समान फीता और मशीन या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आज के हिसाब से, वर्तमान के हिसाब से वो चीज़ें होती नहीं थी नापने के लिए। तो उस समय क्या करते थे, भूमि की नाप उसमें बोए जाने वाले बीज के अनुसार होती थी। जितना बीज उस खेत में आएगा तो उसको उसी के हिसाब से मापा जाता था। जैसे 1 बीघा अगर बीज ज़मीन में 1 बीघा बीज अगर बोया जा रहा है, तो उस ज़मीन को 1 बीघा मान लिया जाएगा। ठीक है, तो कत्यूरी शासन में बापन के अतिरिक्त नाली बापन या एक नाली। ठीक है, द्रोणा बापन किसे कहते हैं, उसी को कहते हैं जो एक बीज, जो ये विधि है ना भूमि नापने की, भूमि की नाप में बोए जाने के लिए भूमि की नाप
में नाप के लिए क्या करते थे, उसमें बोए जाने वाले बीज के अनुसार इस विधि को द्रोणावापन कहते थे। ठीक है, बीज के अनुसार जब भूमि को नापा जाता था तो उसे द्रोणावापन कहते थे। इसको आपने नोट कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द्रोणावापन का क्या अर्थ है, आ सकता है कि इससे क्या तात्पर्य है, या फिर आ जाएगा कि भूमि की नाप बोए जाने बीज के अनुसार होती थी, उसमें बोए जाने वाले बीज के अनुसार होती थी। तो उस विधि को क्या कहा जाता था, तो द्रोणावापन कहा जाता था। ठीक है, इसके अतिरिक्त नालीवापन भी होता है। तो द्रोणावापन तो अ, द्रोणावापन और नालीवापन जो होती थी इकाई होती थी नापने की। ठीक है, तो एक नाली या तो नालीवापन कहेंगे या एक नाली कहेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, 9 पाथा बराबर 2 सिर होता था। 9 पाथा, पाथा यानी कि नाली। ठीक है, पाथा को ही नाली कहा जाता था। ठीक, कहीं पे को आपको पाथा दिखाई देगा तो कहीं पे को आपको नाली मिल सकता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पाथा से क्या तात्पर्य है, कि एक नाली के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बीज, एक नाली बीज वाली भूमि का भी उल्लेख है। ठीक है, तो मैं एक बार और आप लोगों को इसको पढ़ के बता देती हूँ कि कत्यूरी शासन में द्रोणावापन के अतिरिक्त नाली वापन और या फिर एक नाली, अ, जिसे पाथा के नाम से भी जाना जाता है, बीज वाली भूमि का उल्लेख मिलता है। अब भी उत्तराखंड में द्रोण यानी दूण और नाली यानी कि पाथा का प्रयोग उसी प्रकार से चला आ रहा है। अभी भी इस विधि का प्रयोग यहाँ पे भूमि के भूमि को नापने के लिए अभी इसी विधि का प्रयोग किया जाता है, नाली का और द्रोण का। ठीक है, नाली जो होती थी इसकी ज़्यादा ये बड़ी इकाई वाली मानी जाती थी, और ये कम इकाई की मानी जाती थी। यानी कि द्रोण में मतलब ज़्यादा बीज होगा और नाली में कम बीज होगा। ठीक है, ये भी एक बीज वाली प्रणाली है और ये भी एक बीज वाली प्रणाली है, तो इसमें अपनी कंफ्यूज नहीं होना है। द्रोण यानी कि ज़्यादा बीज वाली इकाई, और नाली यानी कि कम बीज वाली इकाई। ठीक है, तो ये आपकी एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। खनिज और वनों का स्वामित्व संभवतः राज्य को प्राप्त था। ठीक है, खंडपति व खंड रक्षा स्थानाधिपति नामक अधिकारी खनिज तथा वनों की रक्षा तथा संबंधित उद्योगों की व्यवस्था करता था। कौन करता था, अब यहाँ देखिए, खनिजों और वनों का स्वामित्व संभवतः राज्य को प्राप्त था। ठीक है, खंडपति व खंड रक्षा स्थानाधिपति नामक अधिकारी खनिज तथा वनों की रक्षा तथा संबंधित उद्योगों की व्यवस्था करता था। खनिज अधिकारी कौन था वहां पर को, खंड रक्षा स्थानाधिपति, ये आपको नोट कर लेना है। किसी भी तरह के से क्वेश्चन दे सकते हैं कि कत्यूरी वंश में खंड रक्षा स्थानाधिपति का क्या कार्य था, तो उसमें आपको क्या लिखना है कि क्या था, खनिज और वनों का जो रक्षा करते थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में लौह, ताम्र, स्वर्ण चूर्ण, भोजपत्र, बांस, रिंगाल आदि वस्तुओं की उन दिनों मैदानी प्रदेशों में बड़ी मांग थी। ठीक है, जो मैदानी प्रदेश थे वहाँ पर के, तो वहाँ पर को मैदानी जो प्रदेश थे वहाँ पर क्या था कि स्वर्ण चूर्ण, भोजपत्र, बांस, रिंगाल, इन वस्तुओं की बहुत ज़्यादा, लौह, ताम्र, इन वस्तुओं की मैदानी प्रदेशों में बहुत बड़ी मांग थी। तो यहीं से उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से ही वो व्यापार करते थे और इससे बहुत ज़्यादा आय होती थी इनकी। ऊन तथा ऊनी वस्त्र, पालतू पशु पक्षी, मधु और वन औषधियों के क्रय से जनता तथा राज्य को प्रचुर लाभ होता था। ठीक है, ये इनके आय के साधन थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आप लोगों को आय के साधन के बारे में बताया, तो इसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन सभी वर्ड्स को, जो भी ये वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं, इनको और इनका अर्थ अच्छे से नोट कर लेना है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे इन शब्दों के तात्पर्य पूछेंगे या फिर कौन सा पद किसके लिए निर्धारित किया गया था कत्यूरी राजवंश में। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आय के साधन और कर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कत्यूरी अभिलेखों में विभिन्न करों के नाम मिलते हैं। ठीक है, उस समय अलग अलग नामों से कर प्राप्त किए जाते थे। भोगपति व सौल्किक नामक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। भोगपति और सौल्किक, तो ये भी नाम आपको नोट कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, जिनका कार्य क्या होता था, योग और शुल्क आदि करों को वसूल करना होता था। तो ये जो भोगपति और सौल्किक हैं, ये क्या करते थे, कर वसूल करते थे। ठीक है, कृषि तथा पशुओं से प्राप्त पदार्थों का निश्चित अंश कर के रूप में लिया जाता था। कृषि से जो भी प्राप्त होता था और पशुओं से जो भी पदार्थ प्राप्त होते थे, उनका एक निश्चित अंश, मतलब एक छोटा भाग निश्चित किया जाता था, छोटा भाग, और उसको कर के रूप में ले लिया जाता था। यानी कि अगर जैसे गेहूं है तो गेहूं का कुछ भाग आपसे कर के रूप में मांग लिया जाएगा। चावल है, चावल का कुछ भाग, मतलब कोई सा भी अनाज है, उसका एक निश्चित अंश आपसे कर के रूप में ले लिया जाएगा, चाहे वो पशु से प्राप्त हो, चाहे वो कृषि से प्राप्त हो। ठीक है, भट्ट और चार प्रचार, तो ये नाम आपको नोट कर लेना है। ये क्या करते हैं, कर वगैरह वसूल करने में और राजस्व जो कार्य होते हैं उनमें इनका योगदान था। नामक जो अधिकारी थे, भट्ट और चार प्रचार नामक अधिकारी प्रजा से
बिस्टी या बिगार लेते थे। बिस्टी या बिगार क्या होता है, जो क्या कराते हैं, लोगों से मजदूरी कराते हैं। बिना मजदूरी के मतलब कोई किसी भी तरह का वेतन दिए बगैर उनसे काम करा लिया जाता था, उनकी मर्जी के बिना। या फिर कहेंगे कि ज़ोर ज़बरदस्ती से उनसे काम करा लिया जाता था, लेकिन उनको वेतन नहीं दिया जाता था उस काम के बदले में। तो उसे बिस्टी या बेगार कहा जाता था, ठीक है। जो भूमि किसी देव मंदिर को अग्रहार के रूप में दी जाती थी, उस पर बसे लोग, उस ज़मीन पर बसे लोग, ठीक है, उस भूमि पर बसे लोगों से भट्ट और चाट बिस्टी नहीं ले सकते थे, उनसे काम नहीं करवाते थे, उनसे किसी भी तरह की मजदूरी नहीं करवाते थे। मतलब बेगार का जो काम होता है ना, कि मेहनत करवा लिया, मजदूरी करवा ली और उसके बदले उनको पैसे नहीं दिए, तो ऐसा उनसे नहीं करवाया जाता था। जो लोग उस भूमि में बसे होते थे, जो देवताओं को दान के रूप में दी जाती थी, ठीक है, और ना ही उनसे किसी प्रकार का शुल्क लिया जाता था। तो ये कर से और इस बिस्टी से, बेगार से ये लोग मुक्त थे, जो उस भूमि पे रहते थे। और जो भी कर वगैरह ये लोग लेते थे, भट्ट और प्रचार लोग जो भी ये कर लेते थे, वो राजा को ना देकर सीधे मंदिर में दे देते थे, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी जो वर्ड ये आए हैं, इनके नाम आप लोगों को बहुत अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि बिस्टी और बेगार का क्या अर्थ है, और भट्ट और चार प्रचार नामक जो अधिकारी होते थे, वो बिस्टी और बेगार लेते थे, ठीक है। भोगपति और सौल्किक अधिकारी क्या करते थे, योग और शुल्क करों को वसूलते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज परिवार। अभिलेखों में केवल राजा की महादेवी, प्रधान रानी तथा उत्तराधिकारी पुत्र के ही नाम मिलते थे। जो भी उत्तराधिकारी पुत्र होता था उसका नाम मिलेगा एक तो, और महादेवी यानी कि राजा की जैसे एक से अधिक पत्नियां हुई, उसमें जो सबसे बड़ी पत्नी होती थी वो प्रधान रानी कहलाती थी, तो उनका ही नाम मिलता था अभिलेखों में। अभिलेखों में जिस क्रम से राज्य के अधिकारियों को संबोधित किया गया है, वो क्या है, राजा है, राजनायक है। राजा जो सर्वोच्च शासक होता है, और राजनायक जो राजा के निकट सहयोगी होता है, और एक छोटे शासक के रूप में कार्य करता है, जैसे राजकुमार भी हो सकता है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है राजामात्य, ठीक है। राजामात्य क्या होता है, मंत्री या फिर सलाहकार के रूप में कार्य करता है, राजा की सलाहकार के रूप में कार्य करता है। और सामंत क्या होते हैं, एक बड़े राजा के अधीन रहकर कार्य करते हैं, और एक छोटे राज्य के शासक होते हैं। और महासामंत भी सामंत से बड़े होते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा होते, तो ये राजा के अधीन ही काम करते हैं, लेकिन अपना जो इनका क्षेत्र होता है उसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, ठीक है। और जो ठक्कुर कौन होते हैं, ठक्कुर यानी कि ठाकुर से आप इसे जोड़ सकते हो, प्रशासन या सुरक्षा का कार्य करते हैं, ठीक है, वहाँ पे। और महामनुष्य किन्हें कहा जाता है, महामनुष्य का पद वो होता है जो एक आदर्श व्यक्ति के रूप में वहाँ पे नियुक्त होता है। आदर्श व्यक्ति यानी कि एक जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, आदर्श व्यक्ति होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो राजगुरु का कार्य करते हैं, वहाँ आपको दिशा निर्देश देने वाले, तो उन्हें महामनुष्य कहा जाता था, ठीक है। और महाकर्ता होते हैं, जो उच्च अधिकारी होते हैं, महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन जो करते हैं, उसे महाकर्ता कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या थे, ये वहाँ पर को कत्यूरी जो थे, कत्यूरी शासन में राज्य अधिकारियों को संबोधित किया गया है उन अभिलेखों में, कि ये अलग अलग तरीके के कहते हैं राज्य के अधिकारी थे, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इससे विदित होता है कि राजवंश में उत्पन्न सुयोग्य पुरुषों को राज्य में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया था, ठीक है। ये अलग अलग महत्वपूर्ण पद हैं जिसमें पुरुषों को, सुयोग्य पुरुष, ठीक है, उस पद से संबंधित, उस पद के जो के लायक जो अच्छे और सुयोग्य जो पुरुष होते थे, उनके लिए महत्वपूर्ण पद नियुक्त किए गए थे। ललितसुर आदि नरेशों का विरुद्ध महाराज धीराज था, ठीक है। उनके अभिलेखों में राजा शब्द का प्रयोग संभवतः युवराज के भ्राताओं के लिए होता था, ठीक है। युवराज जो होते थे, उनके जो भाई होते थे, उनके लिए राजा शब्द का प्रयोग किया जाता था। डोटी परिवार के छोटे राजकुमार रेखा कहलाते थे, तो ये आपको नोट कर लेना है। डोटी परिवार का छोटा राजकुमार क्या कहलाता था, रेखा कहलाता था, जो राजन्यक का ही दूसरा रूप था, ठीक है। नरेश के भ्राता आदि के पुत्र राजपुत्र कहलाते थे। जैसे जो राजा हुआ, राजा का जो भाई होता था, उसके जो पुत्र होगा उसको क्या कहलाएंगे, उसके जो पुत्र कहलाएंगे वो राजपुत्र कहलाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सामंत के अंतर्गत शक्तिशाली ठकुराइयाँ थी। ठकुराइयाँ का शासन सामंतों के द्वारा होता था। ठकुराइयाँ यानी कि छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ, जो छोटे छोटे क्षेत्रों में जो शासन मतलब बटे हुए थे राज्य, उनको ठकुराइयाँ कहा जाता था। ये तो उनके जो उनमें जो शासन करता था वो सामंत कहलाता था, ठीक है, लेकिन होते ये राजा के अधीन ही थे। जनपद शासन। नरेश राज्य का सर्वोपरि शासक था,
राज्य कतिपय प्रांतों में विभाजित था जिनका शासन उपरिक यानी कि राज्यपाल को क्या कहा जाता था, उपरिक कहा जाता था। ये आपने नोट कर लेना है, ठीक है। राज्यपाल को उपरिक कहा जाता था, राज्यपाल के द्वारा होता था। उपरिक के अंतर्गत आयुक्त प्रांतों के विभिन्न भागों में शासन चलाते थे, ठीक है। क्या कह रहे हैं, उपरिक के अंतर्गत आयुक्त प्रांत के विभिन्न भागों में शासन चलाते थे। प्रांत यानी कि उनका राज्यकाल। प्रांतों को विषयों यानी कि जिलों में बांटा गया था। जो प्रांत होते थे उनको विषयों यानी कि जिलों को उस समय विषय के नाम से जाना जाता था। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था ना कि कुनिंद विषय, सुबाहु विषय, तो यानी कि वो जिले की बात हो रही थी। वहाँ पर पहले से जिलों को विषय के रूप में संबोधित किया जाता था। प्रांतों को विषयों में बांटा गया था जिनका सर्वोच्च पदाधिकारी विषयपति कहलाता था, ठीक है। जो वहाँ पर कोई सर्वोच्च अधिकारी होता था वो विषयपति कहलाता था, ठीक है। जिले का जो अधिकारी होता था उसे विषयपति कहते थे। कत्यूरी शासनों में 4 विषयों तथा लोक गाथाओं से एक अन्य विषय का पता चलता है। कत्यूरी जो शासन से वहाँ से 4 विषय थे और एक लोक गाथा यानी कि जो लोक में प्रचलित बातें थी, लोक जो कथाएं थी उसके अनुसार एक और विषय का पता चलता है। तो यहाँ पर को दिए गए हैं। एक तो कत्यूरी कार्तिकेयपुर विषय था संभवतः। प्राचीन कत्यूर जोशीमठ से गोमती उपत्यका उपत्यका तक, ठीक है। उपत्यका का अर्थ होता है घाटी। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। उपत्यका का अर्थ होता है घाटी, ठीक है। घाटी यानी कि चारों तरफ से घिरी हुई होती है और बीच में जो समतल भाग होता है जहाँ से नदी वगैरह बहती है, तो उसके आसपास का जो एरिया होता है उसे घाटी कहा जाता है, ठीक है। तो प्राचीन कत्यूर गोमती से प्राचीन कत्यूर जोशीमठ से गोमती उपत्यका तक यानी कि घाटी तक। फिर दूसरा है टंकणपुर विषय, अलकनंदा भागीरथी संगम के ऊपर अलकनंदा उपत्यका तक, ठीक है। ये भी एक घाटी है यहाँ पर को। फिर है अंतराग विषय, भागीरथी तथा अलकनंदा की मध्यवर्ती उपत्यका। फिर ऐसाल विषय के बारे में दिया गया है, ये आपको नोट कर लेने हैं अपने उसमें कॉपी में, ठीक है। इनका संबंध किससे है, कत्यूरी राजवंश से है, कत्यूरी वंश से है, संभवतः भागीरथी तथा यमुना की मध्यवर्ती उपत्यका। मायापुर हाट का संबंध किससे, हरिद्वार के निकटवर्ती भाबर प्रदेश। यदि कत्यूरी नरेशों की राज्य सतलुज से गंडकी तक फैला था, जो सतलुज यमुना द्वाब तथा कालीगंगा गेट की द्वाब पृथक विषयों के अंतर्गत रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नरेश की संपत्ति यानी कि राजा की संपत्ति। कत्यूरी अभिलेखों से ज्ञात होता है कि राजा परिवार की व्यक्तिगत संपत्ति में अनेक पशु, मुख्यतः गाय, भैंस, घोड़े, खच्चर भी होते थे। उनकी देख रेख करने वाला प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था, किशोर बड़चा गौ मजी हस्यधिकृत कहा जाता था, ठीक है। किसके लिए प्रयोग किया गया ये शब्द, जो लोग क्या करते थे, जो राजा का जो परिवार था उसके जो संपत्ति थी, परिवार की जो व्यक्तिगत संपत्ति थी उसमें पशु भी आते थे, जैसे गाय, भैंस, घोड़े, खच्चर भी होते थे। तो उनकी जो देखरेख करते थे उनको, उनके जो प्रमुख अधिकारी होते थे उसे किशोर बड़चा और गौ मजिहस्यधिकृत कहा जाता था, ठीक है। तो ये नाम आपको नोट कर लेना है, किशोर बड़चा, गौ मजिहस्यधिकृत। ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, कत्यूरी राजवंश में जो पशु संपत्ति थी उसके लिए ये अधिकारी नियुक्त होते थे। दुधारू पशुओं से दुग्धादि प्राप्त करने का कार्य आभीर का होता था, ठीक है। जो पशु दूध वगैरह देती थी उनसे दूध वगैरह प्राप्त करने वाले, जो दूध प्राप्त करने का कार्य करते थे उसे आभीर कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक सहिष्णुता। कत्यूरी राज्यकाल में उत्तराखंड में अधिकांश निवासियों की श्रद्धा हिंदू धर्म में थी, ठीक है। ज़्यादातर लोग हिंदू धर्म के थे, लेकिन क्या था, धूर दक्षिणी भाग में भाबर की जो पट्टी थी उसमें बौद्ध और जैन मत की कुछ अनुयायी बसते थे, ठीक है। बौद्ध धर्म को मानने वाले भी थे और जैन धर्म को भी मानने वाले भी थे। इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि कत्यूरी शासन के अंतर्गत बौद्ध तथा जैन मतावलंबियों को अपने मत के अनुसरण की एवं प्रचार की पूर्ण स्वतंत्रता थी। यानी कि कत्यूरी वंश में ज़्यादातर हिंदू तो थे, लेकिन बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी भी थे, लेकिन उनको क्या था कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। कोई मतलब बाध्यता नहीं थी कि अलग धर्म का कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं रह सकता, ऐसा नहीं था। वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ से कत्यूरी आने की कहानी। जोशीमठ से जब कत्यूर घाटी में वो कार्तिकेयपुर राजवंश से जब जोशीमठ से कत्यूर में उन्होंने अपनी राजधानी, कत्यूरी घाटी में जब अपनी राजधानी जब स्थानांतरित करी, तो उसके पीछे की कुछ कहानी है। तो वो कौन है, डॉक्टर श्री प्रसाद डबराल का अनुमान है कि कत्यूर राजाओं का मूल निवास स्थान जोशीमठ यानी कि ज्योतिर्धाम था, ठीक है।
कत्यूरी राजाओं का मूल निवास कहाँ था? जोशीमठ में था, यानी ज्योतिर्धाम में। ठीक है, वहाँ से वे कत्यूर आए। कैसे आए? तो उसके पीछे कुछ एक प्रचलित कहानी है। ठीक है, तो वो यहाँ पर को दी गई है इस प्रकार। तो क्या हुआ था कि राजा वासुदेव के कोई गोत्रधारी मृज्ञा के लिए गए हुए थे। घर में विष्णु भगवान नरसिंह का रूप लेके आए। ठीक है, जो विष्णु भगवान थे वो किसका रूप लेके आए? नरसिंह का रूप लेके आए, और रानी ने उनको आदर सत्कार के संग भोजन भी करवाया। भोजन करने के बाद जो नरसिंह राजा थे, विष्णु भगवान जिनका रूप धारण करके आए थे नरसिंह राजा का, तो उन्होंने क्या करा, पलंग पे विश्राम करने के लिए मतलब पलंग पर लेट गए, मतलब विश्राम करने लगे पलंग पे। राजा लौट कर आए तो उन्होंने जब देखा कि उनकी पलंग पे कोई अन्य व्यक्ति लेटा हुआ है, तो इससे वो बहुत क्रोधित हो गए, और उन्होंने अपनी तलवार निकालकर उस राजा पर, नरसिंह राजा पर क्या कर दिया, वार कर दिया। और इससे क्या हुआ, उनके हाथ पर चोट लग गई। चोट लगने के कारण उनके हाथ से दूध निकलने लगा, खून निकलने की वजह उनके हाथ से दूध निकलने लगा। इस घटना से जब उनको मतलब आश्चर्य हुआ उनको, तो उन्होंने वो अपनी रानी के पास गए, उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है, कौन है ये? तो रानी ने उन्हें बताया कि वो कोई देवता हैं, और जिन्होंने क्या किया, बहुत पवित्रता के साथ भोजन ग्रहण किया है, और वहाँ पे भोजन करने के बाद पलंग पे विश्राम करने के लिए लेट गए। तब राजा को अपनी बात पे बहुत ही, अपनी इस हरकत पे बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ, और उन्होंने फिर हाथ जोड़कर नरसिंह देवता को प्रणाम कर अपने दोस्त के लिए उनसे दंड की याचना करी कि आप मुझे दंड दीजिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। तो तब उन देवता ने कहा कि मैं नरसिंह हूँ और तेरे शासन से बहुत ज़्यादा प्रसन्न था, इसीलिए तेरे महल में आया था। तो तेरे अपराध का यही दंड है कि तू क्या कर, जोशीमठ से कत्यूर चला जा, और वहीं तेरी राजधानी होगी। अब तू यहाँ नहीं रहेगा, कहाँ चले जाएगा? कत्यूर। ठीक है, कत्यूर घाटी में ही तेरी क्या होगी, वहीं तेरी राजधानी होगी। और याद रखना, यह घाव तेरे मंदिर की मूर्ति में भी दिखाई देगा, यानी कि जो मंदिर तू बनवाएगा उस मंदिर में जो मूर्ति होगी, वो उसमें भी ये घाव दिखाई देगा। और जब यह मूर्ति टूट जाएगी तब तेरे वंश का भी नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर नरसिंह अंतर्ध्यान हो गए थे। ठीक है, अगला जो दृष्टांत था उस समय का है, जब स्वामी शंकराचार्य कत्यूरी रानी के पास आए, और उस समय राजा विष्णु प्रयाग में स्नान करने गए थे। और यह घटना भी सेम ऐसी है, मिलती जुलती। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ था कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश था वो जोशीमठ से कहाँ आ गया था, कत्यूर घाटी में आ गया था, और कत्यूर घाटी को अपनी राजधानी बनाया, और इसी वजह से अब वो कत्यूरी राजवंश के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि कत्यूरी राजा गढ़वाल से कुमाऊं में आए तो अवश्य में कोई धार्मिक कलह उपस्थित हुआ होगा, जिस कारण राजा वासुदेव व उनकी कुटुंबी जोशीमठ से कार्तिकेयपुर आने को बाध्य हुई। जोशीमठ से यहाँ पर को कत्यूरी घाटी है, तो कत्यूरी घाटी आने को बाध्य हुई। तो यही धार्मिक कला था जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, जो कहानी हम लोगों ने पढ़ी, वही धार्मिक कला था जिसकी वजह से उन्होंने गढ़वाल से, यानी गढ़वाल जोशीमठ से कुमाऊं में, यानी कि कत्यूरी घाटी में उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। तो इसी कारण से बनाई थी। डॉक्टर पातीराम की कल्पना है कि जब संवत 756 ईस्वी में कनकपाल मालवा में आया, तो उन दिनों सोनपाल एवं कत्यूरी नरेश गढ़वाल में छोटे छोटे ठकुराइयों के स्वामी थे। छोटे छोटे ठकुराइयों के स्वामी जो क्या था कि जो छोटे छोटे गढ़ थे, उनमें से किसी एक गढ़ के उन गढ़ों के स्वामी थे। कौन थे? सोनपाल। ठीक है, उसके बाद की कहानी थी ना कि सोनपाल का जो दामाद था, सोनपाल की कोई का पुत्र नहीं था, तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किसके संग कर दिया था? कनकपाल के संग कर दिया था। और कनकपाल कहाँ से आए हुए थे? मध्य भारत से आए हुए थे। मध्य भारत से मैंने आपको पहले बताया था इसमें एक वीडियो में कि मध्य भारत से कहाँ से, या तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के आसपास वाले क्षेत्र से आए थे कनकपाल, जो परमार वंश के थे। तो यहाँ आकर उन्होंने क्या किया था, अपना एक जिस गढ़ में परमार वंश की उन्होंने स्थापना की थी, उसको क्या कहते हैं कि कनकपाल का श्रेय जाता है, यानी कि परमार वंश के जो संस्थापक थे वो कनकपाल माने जाते हैं। ठीक है, सन 688 में ही गद्दी पर बैठ चुका था। कौन? कनकपाल। ठीक है, और इसी वर्ष गढ़वाल के कुछ अंश पर तत्पश्चात गोरखा आक्रमण तक संपूर्ण गढ़वाल पर परमारों की सत्ता सुदृढ़ हो चुकी थी। तो जब तक गोरखाओं का आक्रमण नहीं हुआ तब तक मतलब जब गोरखाओं का आक्रमण हुआ तब तक के लिए फिर परमार वंश यहाँ पर को परमार वंश की सत्ता हो चुकी थी यहाँ पर। इसी प्रकार कुमाऊं में चंद वंश की जड़ें धीरे धीरे गहरी और व्यापक होने लगी। ठीक है, तो इसका कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है कि उसी वक्त क्या हो गया था, कनकपाल भी यहाँ कनकपाल ने क्या कर दी थी, गढ़वाल में परमार वंश की स्थापना कर दी थी। और फिर जो कत्यूरी लोग थे वो कहाँ आ गए थे? कत्यूरी
घाटी में आ गए थे, और जब तक गोरखाओं का आक्रमण हुआ तब तक क्या था कि कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना हो गई थी और धीरे धीरे वहाँ पर को फैलने लगी थी। तो आज हमने यहाँ पर तक पढ़ा है, किसके बारे में पढ़ा हमने? कत्यूरी राजवंश के इतिहास के बारे में हमने पढ़ा कि उन्होंने अपनी राजधानी कैसे और कब वहाँ पर से जोशीमठ से कत्यूरी घाटी में स्थानांतरित करी। अब हम इसके बाद हमने क्या पढ़ना है? कत्यूरी वास्तुकला पढ़ना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कत्यूरी काल को क्या कहा जाता है? वास्तुकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसके अंतर्गत काफ़ी मंदिर और भवन निर्माण किए गए हैं, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये अगली वीडियो में आएगा, और आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।